जय हिंद, जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान। मैं हूँ इस समय हरियाणा में करनाल ज़िले में। ये जो जगह है करनाल से बिल्कुल करनाल और जींद का बॉर्डर है। एक आपका परिचय। मेरा नाम जोनी, पिताजी का नाम श्री धर्मपाल राणा, गांव अरडाना, तहसील हसन, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा से। जोनी भाई, और जितना थोड़ा बहुत हमारे साथ चले उसका क्या अनुभव है अभी तक? मैं लगभग 1.5 साल से किसान कार्यशाला के देख रहा था यूट्यूब पे। तो तौर तरीके कुछ देसी तरीके थे, कुछ मतलब इनके अपने बनाए हुए कल्चर थे। तो कुछ मैंने देसी यूज किए, धीरे धीरे उसमें कुछ रिजल्ट लगा तो फिर मैंने कल्चर मंगाए। पहली बार कल्चर मंगाए तो वो मेरे खराब हो गए, तो खेत में रखे थे क्यों टाइम पे मैं उसमें गुड़ वगैरह नहीं डाल पाया था। तो उसके बाद फिर मैंने अपने घर पे ही बनाए हैं, वो बराबर चल रहे हैं, उसको मैं खेत में यूज कर रहा हूँ। गोबर तो का डिकम्पोजिशन कैसा तो हुआ? उससे मतलब डिकम्पोजर बनाया मैंने एक, भूमित्र से। उसके अंदर डिकम्पोजर, जिंक, फास्फोरस, पोटास, सल्फर सारे बैक्टीरिया होते हैं। उससे मैंने अपना गोबर को डिकम्पोज किया और वो खाद मैंने गेहूं में डाला। और वो लगभग मेरे परिवार वाले सारे जानते हैं। तो उसमें 1.5 एकड़ था, बहुत अच्छा खाद मतलब गेहूं हुआ उसमें। जहर ईल्ड भी नहीं अच्छी डाला? है। यूरिया नहीं डाला, यूरिया मैंने 10 किलो डाला था, बट्टी खाद बना के गोबर के जो तैयार किया था उसमें 10 किलो यूरिया डाला। और जानते हैं मेरे ताऊ जी, जानते हैं पिताजी, जानते हैं, ये सब जानते हैं वो खेत। उसमें थोड़ा सा पानी निकल गया था, ये भाई बैठा है समझू, उसके खेत से थोड़ा वो साइड थोड़ी खराब हो गई थी, बाकी सारा खेत मतलब ऑल ओवर ठीक है। गेहूं का टेस्ट अच्छा है, बहुत बढ़िया। जबरदस्त है। बैठो। सभी को राम राम, जय हिंद। मेरा नाम राहुल जवान है। मैं भारतीय सेना से आता हूँ। 18 साल भारतीय सेना में रहा और 2012 से मुझे खेती का शौक लगा। खेती में भी ऐसा जैसे अभी भाई साहब बता रहे थे कि मैं 100 किले में खेती करता हूँ, बहुत परेशान हूँ, क्लोरो डालनी पड़ती है हमें। 100 किलो वाले जमींदार हैं यहाँ पे। हाँ, तभी बता रहा हूँ मैं। नहीं, हम 100 के तो नहीं, 20 के आसपास के तो हम भी हैं, और सारे तो चच्चा मिला के 100 पार हैं। तो हमारी स्थिति ये थी कि हमारी सैलरी भी घर में लग रही थी और खेती से रेवेन्यू वापस नहीं आ रहा था। फिर जब आदमी परेशान हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं रास्ता निकाल लेता है। अगर आपका पंखा रात में खराब हो जाए और इलेक्ट्रीशियन ना मिले तो खुद ही पेचकन से लेकर लग जाओगे, 1-2 घंटा लगेगा, लेकिन चला लोगे रात बेरात जैसे भी करके गिर गिरा के, क्या किसी पड़ोसी को ढूंढ के लाओगे। हर आदमी समस्या का समाधान ढूंढ लेता है। हमारी खेती की भी ऐसी दिक्कतें हैं। खेती की समस्याओं में जब हम घुसे तो 2 रास्ते थे हमारे पास, एक केमिकल, एक बिना केमिकल। तो पहले केमिकल पे मास्टर बने कि भाई केमिकल से सुधारा जाए, उसके बाद ऐसे काम चलेगा नहीं। फिर हम जब बिना केमिकल के गए तो उसमें उत्पादन नहीं आया। गुड़ गोबर जितने भी जिसने बताए ऐसे फार्मूले चलाए, लेकिन वो रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि पूरा सूत्र किसी ने हाथ में दिया नहीं। जब तक किसी भी चीज का पूरा सूत्र आपको मिलेगा नहीं तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। ये शुरुआत होती है 1962 से। हमारे जो पढ़े लिखे साथी हैं वो ये बोलते हैं कि साहब 1962 में अगर हमारी ज़मीन इतनी बढ़िया होती तो फिर हमें अमेरिका से गेहूं लेने की ज़रूरत क्या थी, हाइब्रिड की ज़रूरत क्या थी, है नहीं। हाइब्रिड लिया तो हमारे यहाँ फर्टिलाइजर आए, वो उनका गेम था जो उन्होंने हमारे साथ खेला। उसके साथ उन्होंने अपने पेस्टिसाइड और फंगिसाइड भी हमें दिए। नए नए आज़ाद हुए थे, स्थिति खराब थी, समझ में नहीं आ रहा था कि पब्लिक कितनी है इधर, क्योंकि बॉर्डर की अदला बदली हुई थी और कंट्रोल से बाहर थी चीज़ें। तो सरकार को हरित क्रांति का निर्णय लेना पड़ा। वो हरित क्रांति हमारे लिए एक तरीके से श्राप साबित हुई। हरियाणा और पंजाब में सबसे ज़्यादा नहरें निकाली गई, स्टार्टिंग में यहीं से शुरू हुआ। तो यहीं पे शुरुआत की गई पंजाब से हरित क्रांति की। अब हरित क्रांति में 2 चीज़ें भ्रम दी गई हमें। एक तो हाइब्रिड बीज गलत बताया गया, हालांकि वो गलत नहीं था, 2 संकर प्रजाति को मिक्स करके उनको एक निकाला गया। इसके साथ में जो हमें कंट्रोल करने के लिए पेस्टिसाइड और फंगिसाइड दिए गए, इन्होंने हमारे सबसे ज़्यादा मित्र कीटों को, जो पत्ते के ऊपर बैठते हैं, उनको खत्म कर दिया। मित्र फंगस को खत्म कर दिया। प्रकृति का नियम है, अगर आपको जुकाम हुआ है तो 3 से 4 दिन में खुद ठीक हो जाएगा। बुखार भी हुआ है तो आपने उसके हिसाब से थोड़ा सा खाना पानी बदलना है, और वो बुखार भी आपका नेचुरली तरीके से, पहले पट्टी लगाते थे, गर्म पानी में पैर डालते थे, उससे भी ठीक होता था। हमें आदत पड़ गई टैबलेट की, थोड़ी सी हेडेक हुई नहीं कि हम मेडिकल पे पहुंच गए गोली लेने। वही चीज़ें हमें खेती में करवाई गई। आज जैसे मेरे जैसे लोग गांव गांव जा करके ये समझा रहे हैं कि भाई बिना जहर के भी खेती होती थी, होती है और होती रहेगी, ऐसे ही उस समय में जबरदस्ती केमिकल की तरफ प्रभावित किया गया। लोगों को गांव गांव जा करके समझाया गया कि भाई केमिकल डालो, उत्पादन बढ़ाओ, केमिकल डालो, उत्पादन बढ़ाओ। अब केमिकल के 2 सेगमेंट हैं, एक है यूरिया, डीएपी, पोटास, जिंक, सल्फर, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, कैल्शियम, मतलब वो सारी चीज़ें जो हम फर्टिलाइजर के तौर पे डाल रहे हैं, ये पौधे का पोषण है।
दूसरी तरफ एक सेगमेंट आता है हर्बिसाइड, फंगिसाइड और आपके कीटनाशक। तो मेन जो खेती में जहर है तो ये दोनों ही, लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक है ये वाला पेस्टिसाइड, फंगिसाइड और आपका हर्बिसाइड। ये खतरनाक क्यों है? जब आप किसी भी पेस्टिसाइड का स्प्रे करते हैं तो ये नहीं देखता वो कि ये मित्र कीट है या शत्रु, वो सभी को मार देता है, खेत में से खत्म। उसकी बूंदें जो नीचे गिरती हैं स्प्रे के बाद, वो जमीन के अंदर से सूक्ष्म जीवाणुओं को खत्म करती हैं। हम अगर मिट्टी की संरचना की बात करें तो मिट्टी एक पत्थरों का पिसा हुआ चूरा है। एक हाथ में आप गोबर की खाद ले लीजिए और सूक्ष्म जीवाणु ले लीजिए, जब आप इसको मिला देंगे तो ये बन जाएगी मृदा। अच्छा उत्पादन देने के लिए लगभग 2% बायोमास कार्बन की जरूरत है, जो कभी हमारे खेतों में आराम से होता था। 2 से 5% के बीच में भारत का बायोमास कार्बन था। आपने यूरिया डाला हो, डीएपी डाला हो या पोटाश डाली हो, कुछ भी डाला, वो डाला तो पौधे के लिए। अब वो पौधे के लिए जो डाला तो जमीन में जब गया तो जमीन के अंदर की एक दुनिया है जैसे बाहर की एक दुनिया। तो जमीन के अंदर वाली दुनिया में जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, जो आंखों से नहीं दिखते, जमीन की परत के नीचे रहते हैं, ऊपरी 6 से 10 इंच के बीच में रहते हैं, उन सूक्ष्म जीवाणुओं का काम है, छोटे जीवाणुओं का काम है कि आपके यूरिया से, डीएपी से, पोटाश से, जो भी आपने पोषण दिया है उसको लेकर के जड़ों को देना। और ये आयन फॉर्म में देता है। जैसे आपने डीएपी डाला तो डीएपी के अंदर से उसको फॉस्फेट आयन में निकाल के वो पौधे को देता है। जैसे अगर मैं एक बात कहूं कि किसी एक आदमी ने पनीर खाया और एक आदमी ने खाई मछली चावल, अब दोनों का अगर ब्लड लिया गया 8 दिन के बाद तो ये पता नहीं चल सकता कि मछली चावल खा के बनाया गया ब्लड है या आलू गोभी खा के बनाया गया ब्लड है। मेरी बात को ध्यान से समझना। यहाँ ऐसे ही जब आप डीएपी डालते हैं या गोबर की खाद डालते हैं या आप पोटाश डालते हैं या आप बाहर से सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं या 12-32-16 डालते हैं, तो पौधे को उससे कोई लेना देना नहीं है। पौधे को तो फास्फेट जो है आयन के रूप में चाहिए, जिस रूप में वो लेता है वो हमारे सूक्ष्म जीवाणु देते हैं। तो फिर ये जहर कैसे हुआ? ये जहर ऐसे हुआ कि हमने जब इसकी अधिक मात्रा का प्रयोग किया। देखिए, जमीन में आप जो भी डालोगे देगा तो सूक्ष्म जीवाणु, और सूक्ष्म जीवाणु रहेंगे कहाँ? बायोमास के अंदर। बायोमास क्या है? चलने फिरने वाले और ना चलने फिरने वाले जीवों के शरीर। वो पेड़ पौधे हो सकते हैं, सूक्ष्म जीवाणु हो सकते हैं, चिड़िया, कौवे, हम सब, जानवर, पशु, उसमें सब शामिल हैं। यानी कि कूड़ कबाड़ जितना हमारे खेत में जाएगा, वो कूड़ कबाड़ जब खेत में जाके सड़ता है, सड़ने के दौरान उसका डिकम्पोजिशन होता है जो जीवाणु करते हैं, और वो उन्हीं का घर भी है और उनका भोजन भी है। उसी में से वो भोजन निकाल करके पौधे को भी पकड़ाने का काम करते हैं। जब पत्तों में नहीं रहता है या उनके पास खत्म हो गया तो मिट्टी के जो कण हैं, मिट्टी के कणों के अंदर से वो खींच करके पौधे को देने का काम करते हैं। ऐसे में जैसे ही हमने कृत्रिम खाद डाली तो वो अब मेहनत का काम करना खत्म करते हैं और डायरेक्ट फिर आपके पौधे को जो आपने देना शुरू कर दिया, फिर वो रेस्ट पीरियड में चले जाते हैं कि भाई तुम करो, हम आराम से बैठे हैं। हमारी मिट्टी में था, डलवा डलवा के खत्म किया गया, और धीरे धीरे जैसे ही आप डालते हैं तो इसका फिक्सेशन बढ़ता है ओवरडोज पे। फिक्सेशन का मतलब है कि आपने 1 बोरी यूरिया डाला, उसके 8 हिस्से खेत में पड़े हैं और हमेशा पड़े रहेंगे, केवल 2 हिस्से पौधे को लगे, क्योंकि उतना ही सूक्ष्म जीवाणु जमीन में है जितना वो घोल पा रहे हैं। अब इसके 2 तरीके हैं। एक तो आप जो डीएपी दे रहे हैं उसकी मात्रा कम करके उसको अवेलेबल फॉर्म में दें जिससे वो जमीन में फिक्स ना हो। दूसरा, जमीन में सूक्ष्म जीवाणु चलाएं। जब आपके जमीन में फास्फोरस सोलेबलाइजिंग बैक्टीरिया होगा तो वो इसमें से घोल करके पौधे को देने का काम करेगा जो आपका पहले से पड़ा हुआ है। अब हमारे खेत में कोई छन्नी तो लगी नहीं कि साहब हमने छन्नी डाली और डीएपी को फालतू को निकाल देंगे। तो ये जितना भी हमने रासायनिक खाद डाला ये धीरे धीरे जमीन में फिक्स हुआ, और फिक्स होते होते ये आज उस कगार पे आ चुका है कि जमीन के अंदर टॉक्सिसिटी, हार्डनेस इतना बढ़ गया कि हर बार ट्रैक्टर के पहिए चौड़े और बड़े होते जा रहे हैं, हॉर्स पावर बढ़ती जा रही है। कभी ऐसा ट्रैक्टर से और सरताज से खेती होती थी, आज मेरी बराबर टायर वाले पहिए भी वो भी ट्रैक्टर भी आ गए जिनके अगले पहिए मेरे बराबर हैं। जितना ज़्यादा केमिकल हम डालते जाएंगे उतना ज़्यादा ज़मीन सख्त होती जाएगी, और सख्त ज़मीन में पीएच बढ़ता जाएगा। पीएच का मतलब है ज़मीन में सूक्ष्म जीवाणुओं का ना होना। अब हम कुछ भी डाल लें, अपने ऐसे उदाहरण के तौर पर समझिए, आप अपने घर में कोई भी बढ़िया चीज़ खिलाने के लिए ले आओ। क्रेस, तेरा ध्यान कहाँ है बेटा? आप कुछ भी ले आओ अपने घर में बनाने के लिए, उसको आगे ले आना बच्चे, उसको जेब में रख दे, आगे लेके आ। इस सबके चेहरे तो आने चाहिए भाई।
हम हरियाणा गए थे, कौन कौन आदमी था। आपके घर में आप कुछ भी ले आओ, अगर घर में घरवाली या माँ या बहन नहीं है बनाने वाली, तो वो कोई खाने लाने का मतलब है? आप उसमें से थोड़ा बहुत बना पाओगे, बाकी फेंक दोगे गुस्से में आके कि यार मेरे बस का नहीं बन रहा, चावल बढ़िया नहीं बने, पीले चावल भी नहीं बना पाएंगे हम। ऐसा हमारे सबके साथ होता है। ऐसा ही खेती में भी होता है। आप जो भी डाल रहे हैं, अगर सूक्ष्म जीवाणु नहीं है तो गड़बड़ है। जमीन को सुधारने का कोई प्रोडक्ट इस दुनिया की किसी कंपनी के पास नहीं है। जमीन अगर सुधरेगी तो आपके द्वारा ही सुधरेगी, और अगर जमीन नहीं सुधरी तो आने वाले टाइम में ना तो हमारे पास पानी है और ना हमारे पास खाना होगा। हम दुनिया की सबसे बड़ी एक ऐसी कंट्री हैं जो खेती के नाम पे जानी जाती है, और हम अज्ञानतावश कुछ ऐसे लोगों के वश में आके खेती कर रहे हैं जो खेती करते नहीं, खेती के ऊपर व्यापार करते हैं। हमारी बेसिक खेती से हमें हटा दिया। जो सूत्र है, हमने जब इस पे काम करना शुरू किया तो हमें मिला कि यार हमारे साथ तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है। फिर हमने अपने खेतों में बहुत सारे प्रैक्टिकल किए, फिर बहुत सारे लोगों को करवाए, फिर एक टीमें बनाई, एक किसान कार्यशाला की स्थापना हुई, और किसान कार्यशाला को हमने पूरे भारत गांव-गांव में जाकर के लोगों को जगाना शुरू किया। आज हमारे पास 35 लाख के आसपास किसान हैं। पूरे देश में ऐसी कोई जगह नहीं है, आपके यहाँ से भी 8-10 किलोमीटर दूर पे भी किसान हैं। मैं फ़ोन नहीं कर पाया क्योंकि समय कम था, जोनी भाई के पास आना था। मैं बोला यार इतनी जल्दीबाजी में क्या किसी को फ़ोन करना है, अगर फ़ोन करते तो प्रॉपर तरीके से बहुत भीड़ आती, और फिर मैं यहाँ से निकल नहीं पाता 8 दिन भी। तो हमने सोचा कि चलो चलते हैं इनके पास और बैठते थोड़ा बहुत। इन्होंने कहा 2-4 लोग मैं बुलाऊंगा, भैया बुला लेना, जो हमारे पास है वो हम आपको बता के चले जाएंगे। मिट्टी सुधारने का सबसे पहला कदम है हरी खाद। बहुत क्लियर सी चीज़ें हैं साहब, जो आपको माननी पड़ेंगी। अगर नहीं मानेंगे तो उसका खामियाजा कुछ समय बाद भुगतेंगे। और आपके बच्चे जो मेरी वीडियो देखेंगे और ये कहेंगे कि इस गाँव में अदराना में आया था और इस भाई ने आके समझाया था, लेकिन हमारे पिताजी ने इनकी सुनी नहीं उस टाइम में। अभी आपको केमिकल से रिजल्ट आ रहे हैं, 2-4 साल के अंदर वो आने बंद हो जाएंगे। और अभी भी बहुत सारे लोगों को तो नहीं आ रहे, अंधाधुंध केवल डर के मारे फेंकने पड़ रहे हैं। मैं गलत तो नहीं कह रहा? हर आदमी चाहता है कि मैं इससे वापस आऊं। अपने खेतों में आप हरी खाद का प्रयोग करें। हरी खाद में भी ढैंचा और सनई दोनों को मिला के बोएं, या फिर ऐसा अगर समय है 9 प्रकार की फसलें आप बो सकते हैं, 3 दाल वाली, 3 तेल वाली और 3 अन्न वाली फसलें, सबको मिला करके 15 से 20 किलो के आसपास इनका वजन हो। जो सस्ती हो वो ज़्यादा हो, जो महंगी है वो आधा किलो ले लो, और इनको आप खेत में बिखेर के और 40-45 दिन बाद जुताई करो। सबसे बेहतर तरीका ज़मीन को सुधारने का आज के दौर में। नंबर 2, जिप्सम। आप हरियाणा की ज़मीन में कम से कम 10 कुंटल जिप्सम आपको आज 1 एकड़ में डालना पड़ेगा, 3 साल में एक बार, अगर ज़मीन को वापस से लेके आना है तो, वरना ये मर रही है। ज़मीन की हेल्थ पता चलती है जब आपका हेल्थ रिकॉर्ड हाथ में आता है। मिट्टी की जाँच, मिट्टी की जांच में बायोमास कार्बन 0.30 से लेके 0.45 के बीच में घूम रहा है सभी का। और जब ये बायोमास कार्बन 0.20 आ जाता है तो जमीन को बंजर घोषित कर दिया जाता है। अगर आपने उसमें कुछ केमिकल के दम पे उगा भी लिया तो उसमें न्यूट्रिशन ना के बराबर होता है। आज हमारे देश में हर घर में लोग बीमार हैं, छोटे छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं। इसका कारण है बिना न्यूट्रिशन का खाना। हमारे पास गेहूं है, सब कुछ है, स्वाद नहीं है, न्यूट्रिशन नहीं है उसके अंदर। 8 रोटी खा रहा है बंदा, लेकिन केवल ग्लूटोन 63% पेट में जा रहा है, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। 45 साल का आदमी ऐसा लग रहा है जैसे बुढ़ा हो गया। 50-60 साल वाला आदमी पहले जहाँ शाम दिन में 10 चक्कर मारते थे, अभी वो गोलियों पे जी रहा है। हर घर में 2 से 4 बीमार हैं। इनसे बचने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि हमने अभी तक अपने कभी भी पौधे की भूख मिटाई है। हम हमेशा पौधे पे काम करते हैं, हम कभी भी जमीन पे काम नहीं करते। पौधा जमीन में उगता है, जमीन उसकी माँ है। जैसे हमारी माँ से जब हम पैदा हुए तो नाल काट दी थी, अगर ये नाल नहीं काटी होती, ताऊ जी उठा लो, ताई परेशान हो रही होगी। अरे बुढ़ापे की मोहब्बत बहुत खतरनाक हो तो क्रिस इधर ले आ, इसे साइलेंट कर लो, मजा नहीं आता फिर बताने में। तो हमारे खेतों की हमने जो स्थिति बनाई, वो हमारे खेतों की स्थिति ऐसी हो गई आज के बायोमास कार्बन तो इनमें है नहीं। अब हमें बायोमास कार्बन बढ़ाना है और जमीन को सुधारना है, तो पहला है जिप्सम आपकी, नंबर 2 हो गया आपकी हरी खाद, नंबर 3 आपके पास जितना भी गोबर है, कोई जरूरी नहीं है 250 कुंटल 400, कहाँ से लाओगे, डंगर बचे नहीं। अगर आप 20 से 30 कुंटल गोबर की खाद को 1 फीट 1.5 फीट ऊंचा बेड बना के, जैसे जोनी ने बनाया हुआ है, और 3.5 फीट चौड़ा, और उसके ऊपर अगर आप कल्चर चलाते हैं,
नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, सल्फर और डिकम्पोजर के, ये मल्टीप्लाई होते हैं 1 लीटर से 100 लीटर बनते हैं। अभी दिखाऊंगा आपको मैं थोड़ी देर में, यहीं रखे हैं आपके पास में। उनको अगर आपने गोबर पे डाला तो ये 50 से 60 दिन में कंप्लीटली ऐसा हो जाएगा जैसे वर्मी कंपोस्ट होता है। इसके ऊपर जब आप ये ड्रम में कल्चर डालें तो 5 किलो सरसों की खल भी डाल दें, उसको भी घोल के इसके ऊपर डाल दो। अगर आपने ये 25 से 20 से 25 कुंटल गोबर की खाद 1 एकड़ खेत में डाल दी तो आपकी जमीन में जो फिक्स होकर के वो जीवाणु, ये अपना जो डीएपी है, सल्फर है, जिंक है जो पड़ा है, ये सारे के सारे उसको अवेलेबल फॉर्म में करवाएंगे। आपको लगेगा मेरे तो 15 किलो में धान हो गया, एक्चुअल में उसको तो पूरी डोज मिली। जो जमीन में पड़ा है 20 साल का रसायन अभी हमारी जमीनों में पड़ा हुआ है, बस उसको घुलवा के देने की जरूरत है। घोलेगा कौन? जीवाणु। रहेंगे किसमें? बायोमास में। बायोमास क्या है? हरी खाद के अवशेष और आपके द्वारा डाला गया गोबर। एक और चीज अगर आप कर सकते हैं और संभव है आपके लिए, तो आप अपने खेतों की पुराल और गेहूं को उसी के अंदर दबाने की कोशिश करो। ऐसा हमने हनुमानगढ़ में किया, अनिल रेवाड़ जी के यहाँ। वो लगभग 90 किले में खेती करते हैं, कंप्लीट उन्होंने पूरी फार्मिंग कन्वर्ट कर दी हमारे साथ। यूरिया भी डाला, डीएपी भी डाला, पोटास भी डाला, जिंक भी डाला, सल्फर भी डाला, लेकिन हमने डायरेक्ट नहीं डलवाया। तो उन्होंने जब मिट्टी में दाबा तो इस साल उनके यहाँ जबरदस्त उत्पादन गेहूं का हुआ है। 12.5 लाख रुपए के आसपास वो खर्च कर रहे थे। आप 100 किले में करते हैं, आपको पता होगा अंदाजन इतना ही खर्चा आता है। वो खर्चा उनका 2,80,000 में निमट गया और वो गेहूं भी 500 रुपये एक्स्ट्रा बिका। गेहूं की क्वालिटी अलग थी, कलर अलग था। मंडी में जब गया तो बोले भाई ये कैसा है? उन्होंने कहा जी बिना जहर का है, कोई जहर ना नीचे से है ना ऊपर से। बोले ऐसे कैसे कर लिया? बोले हो रहा है मेरे घर, चलो मैं दिखाता हूँ। उन्होंने घर गए तो वहाँ ड्रमों का सेट दिखाया पूरा। बोले बढ़िया यार, खर्चा क्या हुआ? बोले 10 लाख बच गए, 10 धान में बचा दूंगा, तो 20 लाख की बचत तो ये है कि स्कॉर्पियन तो आ गई इसी से। दूसरा जो गेहूं खाएगा वो बचा। एक 2-4 चीजें आपके खेतों में हैं, अगर आपने वो चलाई। सरसों की खली आप लोग खेत की तैयारी पे 40 किलो देना सीखिए। 40 से 50 किलो धान हो आपका या गेहूं हो, सरसों की खली को 3 से 4 गुना गोबर की खाद में मिलाइए। 4 से 5 दिन 10 दिन रखिए उसको थोड़ा नमी दे करके, और फिर खेत की तैयारी में आप उसको फेंक दो इसी गोबर के साथ। इसी के साथ में आपको कैल्शियम अलग से लाने की जरूरत नहीं है। आप केवल 10 से 15 किलो चूना, बुझा हुआ हो या बिना बुझा हो, उसको भी 3 गुना गोबर की खाद, यानी कि 15 किलो है तो लगभग 45 से 50 किलो आप ले लीजिए गोबर की खाद, उसमें मिला करके 10-12 दिन के लिए रख दीजिए और फिर जब आपके खेत की तैयारी हो उसमें फेंक दो। आपको अगर डीएपी देना है तो आप 50 किलो डीएपी ना दे करके पहले 30 किलो डीएपी दीजिए, और 30 किलो डीएपी को डायरेक्ट मत दो, इसको भट्टी खाद बना के दो। ये जो आपके हाथ में पर्ची दी है, ये किसान कार्यशाला यूट्यूब का चैनल भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है। आप इसको फॉलो जरूर करना। और इसमें एक वीडियो है 1366 नंबर की, नेपाल की मेरी, वहां मैंने भट्टी खाद कैसे बनता है वो बनाना बताया आप लोगों को। गोबर आपका डीएपी, पोटास, जिंक और कैल्शियम को छोड़ के जितने भी खाद हैं, जिंक, कैल्शियम और यूरिया, इनको एक तरफ कर दो। बाकी जितने भी आप सबको एक साथ मिला करके गोबर की 3 गुना खाद में मिलाओ। थोड़ा सा पानी छिड़को, या आपके पास अगर भूमित्र नाम का कल्चर है तो आप इसको दो, और नहीं तो कुछ नहीं तो आपके पास दही होगी, नहीं तो कच्चा गोबर आपके पास होगा, थोड़ा सा कच्चा गोबर लेके बाल्टी में घोल के इसके ऊपर डालो, और इसको आप एकदम मिला करके और 8-10 दिन के लिए पन्नी लगा करके पैक करके रख दो। 10 दिन के बाद आप इसको खेत में डालो। ये अवेलेबल फॉर्म में है। जो 8 हिस्से फिक्स हो रहे थे वो फिक्सेशन टूट चुकी बाहर, क्योंकि अंदर जमीन में उतने सूक्ष्म जीवाणु नहीं है जो इसकी बॉन्डिंग तोड़ सकते थे। गोबर में पर्याप्त मात्रा में थे, हालांकि गोबर के लगभग जितने जीवाणु थे 3 गुना के, वो मर जाएंगे, शहीद हो जाएंगे इसमें, लेकिन इसकी बॉन्डिंग तोड़ के चले जाएंगे वो। जैसे हम लोग शहीद हो जाते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए देश छोड़ के चले जाते हैं पीछे। आपके यहाँ के भी बहुत सारे फौजी शहीद हुए होंगे। तो बॉन्डिंग, दुश्मन की बॉन्डिंग तोड़ दी हमने, उसको नहीं आने दिया अंदर। ऐसे ही ये आपके जो अवेलेबल फॉर्म में ला देंगे डीएपी को। अगर आप डायरेक्ट डीएपी का दाना डालते हैं तो 21 दिन बाद लगना शुरू होता है और लगभग 40 दिन तक वो धीरे धीरे लगता है। 8 हिस्से उस प्रक्रिया में फिक्स हो जाते हैं। अगर आप इसको भट्टी खाद बना के डालें तो ये अभी आपने डाला 6 घंटे के अंदर लगना स्टार्ट हो जाएगा। ये बिल्कुल प्योर अवेलेबल फॉर्म में है और ये लंबे समय तक चलेगा, लगभग 60 दिन तक आपके खेत में काम करेगा। धीरे धीरे रिलीज होगा ये उसमें से। पौधा अपनी आवश्यकता के अनुसार लेता रहेगा। अचानक से कोई, जैसे हम देते हैं अचानक से लगता है खेत में, वो नुकसान देता है, वो देगा नहीं। ऐसे ही आप यूरिया को भी कर सकते हैं। 50 किलो देते हैं, 25 किलो करो, और 25 किलो को आप गोबर की सूखी, जैसे थोड़ा सा गोबर
का खाद लिया, सुखा लिया, नहीं तो सूखी खेत की मिट्टी, उसमें मिक्स करके कट्टे में बंद करके रख दो 24 से 36 घंटे के लिए। उसके बाद आप इसको फेंक दो खेत के अंदर। आप मुझे रिजल्ट खुद बताओगे, इन्होंने भी लिया है रिजल्ट। बिलीव नहीं होता आदमी को कि साला 15 किलो डीएपी 50 किलो का काम कर देगा। तो जो 3-3 बोरी 4-4 बोरी फेंक रहे हो, वहां से आपको आराम से 25 पे आ जाओगे आप। और अगली फसल में फिर आप जो है 10 से 15%, 20% कम करो, अगली फसल में फिर 15-20% कम करो। और पीछे से ये चीज़ का ध्यान रखना है जो मैंने बताया आपको। ये कल्चर अपने खेतों में चलवाइए आप। ड्रम में रख के नहीं चला सकते तो आप गोबर की खाद पे डालो इसको 1-2 लीटर, 8-10 दिन रखो और फिर अपने खेत में छिटक दो, जैसे यूरिया डीएपी डालते हैं। जमीन सुधर जाएगी, केचुए जमीनों में वापस आ जाएंगे, आपका जो फर्टिलाइजर का खर्चा है वो ना के बराबर हो जाएगा 1.5 से 2 साल के अंदर अंदर, और आपकी बढ़वार नहीं रुकेगी। आपको अपने खेत में अगर आप चला सकते हैं तो सरसों की खली एक 200 लीटर के ड्रम में, दोनों तरीके बताऊंगा, एक पानी के साथ और एक लंबी खेती वालों के लिए। जैसे कोई 4 एकड़ तक का किसान है तो एक ड्रम में 20 किलो को ताजा गोबर, उसके साथ में आपका 5 किलो खली, 100-200 ग्राम चूना, चूना नहीं भी मिले तो चलेगा, 2 किलो दही, छाछ नहीं दही, दही अगर छाछ डालोगे तो 5 लीटर, और 2 किलो गुड़ डाल के 4-5 दिन छोड़ दो। अब इसको आप खेत में पानी के साथ जाने दो। अद्भुत रिजल्ट हैं। इसी में से 50 लीटर बचा के जो बच जाए बचा लेना, उसमें वापस से 150 लीटर पानी भरो, सिलिकॉन स्टिकर मिलाओ 10 से 15 ml, और उसके बाद आप इसको शाम के समय में अपने धान पे स्प्रे कर दो। अद्भुत परिणाम आपको मिलेगा। आपके धान पे अभी मैं देख के आ रहा था पीछे से, तो थोड़े सूख से भी रहे हैं, पत्ते ढले पड़े हैं, थोड़े थोड़े फंगस के भी चकते हैं, तो कोई फंगीसाइड नहीं मार रहा है आप लोग। 200 लीटर पानी में 5 लीटर दूध डालना है कच्चा, 200 ग्राम हल्दी, 40 ग्राम हींग और 250 ग्राम खाने वाला ग्लूकोज या फिर आधा किलो गुड़, ग्लूकोज मिल जाए तो बेटर है। अब आप इसको मिलाओ और शाम के समय में स्प्रे करना और मुझे रिजल्ट बताना। फाड़ू रिजल्ट हैं भयंकर। जैसे आप केमिकल करो एक खेत में और एक खेत में ये करो। ये मैंने केले की खेती में कराया लखीमपुर में एक किसान को, वो 8,600 रुपए की दवाई लेके आए पांडे जी 2 एकड़ खेत के लिए, और 2 एकड़ खेत में दूध का स्प्रे किया। बोले भैया ये 600 रुपये में काम हो गया, और वहाँ 8,600 की दवाई आई। उनकी वीडियो पड़ी है इसी चैनल पे, और बोले वो रिजल्ट नहीं आया जो इसका रिजल्ट था। तो पैसा बचाना तो हमारे हाथ में है। तो ये अगर आप भट्टी खाद बना करके देते हैं और अपनी ज़मीन पे अगर आप काम करते हैं, हम ज़मीन पे काम ही नहीं करते, हम काम करते हैं केवल फसल के पौधे के लिए, और धीरे धीरे हमारा बायोमास कार्बन 0 हो रहा है। अगर ये बायोमास कार्बन खत्म हो गया तो खेती खत्म हो जाएगी, और खेती खत्म हो जाएगी तो सब खत्म हो जाएंगे, किसान से लेकर नेता तक सब बिल्कुल 0। तो ये बचाने का समय अभी है। जो यंग ब्लड है, आप लोगों से तो मेरा अनुरोध है कि आप लोग पढ़े लिखे हैं, जागरूकता जरूरी है। भगत सिंह ने भी जागरूकता चलाई थी उस समय। अगर उनकी मजाक उड़ा दी होती और लोग साथ नहीं आए होते तो आज हम अंग्रेजों के कोड़े खा रहे होते या मीटिंग नहीं कर रहे होते। बहुत लोगों ने इस देश के लिए जान दी है, इसलिए नहीं दी थी कि हम अगले 100 सालों के अंदर अंदर ही अपनी मिट्टी को बर्बाद कर लें और इस देश को एक ऐसे कगार पर ला के खड़ा कर दें कि हम खरीद के खा लें। हमारे देश की स्थिति खरीद के खाने की नहीं है। हम बहुत बड़ी पॉपुलेशन है वर्ल्ड की। पानी हमारा खत्म होते जा रहा है धीरे धीरे। अभी आपके यहाँ भैया बता रहे थे कि 1000 फीट पे जाके पानी आता है और गर्म पानी निकलता है। ये स्थिति पूरे भारत की है, पूरा भारत रेड जोन में है आज। तो बहुत बड़े स्तर पे जरूरत है मिट्टी के लिए काम करने की, और मिट्टी सुधरेगी जीवाणुओं से, गोबर की खाद से, वर्मी कंपोस्ट से। आप अभी जिसका किसी का मन हो, अगर पहले पानी पे 21 दिन पे धान में डालने का, आप 3 कुंटल वर्मी कंपोस्ट डालो और ये जोनी से जीवाणु ले लो, वो 1 बोतल जीवाणु उस 3 कुंटल के ऊपर डाल देना, 10-12 दिन रख के डाल लो। मुझे स्थिति बताना धान की, आप भूल जाओगे यूरिया डीएपी। किसी के यहाँ यूरिया नहीं मिल रहा है, वो या परेशान है या नहीं खरीद सकता या मिल नहीं रहा है, तो आप कुछ मत करो, 20 किलो गोबर अपने घर से ले जाओ, 20 से 30 किलो गोबर, और उसको आलू वाले कट्टे में ले जाओ, जाली वाले में, और जहाँ पे बरहे पे पानी दे रहे हो बस बरहे पे थोड़ा सा रख दो, वो थोड़ा टच होके जाता रहे, पूरा मत रख देना, नहीं तो आधे घंटे में सारा घुल के पहुंच जाएगा खेत में। नाके पर रख दो। कच्चा गोबर अगर आपने हर पानी पे 20 से 30 किलो चलाया, जादू की तरह रिजल्ट देता है। अगर इसे ऐसे ही कच्चा उठा के खेत में फेंकोगे तो इसको डिकम्पोज करने के लिए फिर दीमक आएगी। कच्चे गोबर से कभी दीमक नहीं आती, कच्चे के गोबर से केंचुआ आता है और गुड़ से। इसके बहुत अद्भुत रिजल्ट हैं। मिट्टी का स्प्रे हम लोग करवाते हैं। आपके खेत की मिट्टी, यही मिट्टी जिसमें आप बैठे हो, अपने खेत में कितना गहरा गड्ढा खोद लो,
उसके ऊपर से नीचे तक की 20 किलो मिट्टी ड्रम में डालो, 250 ग्राम हल्दी डालो, आधा किलो गुड़ है तो डाल दो, डंडे से चलाओ, 1 से 2 दिन छोड़ दो। अगर 2 दिन नहीं छोड़ सकते, ड्रम चोरी का खतरा है, तो हैंड टू हैंड भी कर सकते हैं। अब इसको 15 मिनट नीचे बैठने दो, उसके बाद आप ड्रम पे कपड़ा, अपने उस पे टंकी पे कपड़ा रखिए, इसको छानिए जहाँ तक ये गादला पानी है, जहाँ गाढ़ा हो जाएगा वहाँ बंद कर देना। लगभग 150 से 160 लीटर पानी यूज हो जाता है। अब आप इसका स्प्रे कराओ धान पे, कोई कीड़ा, कोई फंगस कुछ नहीं लगेगा। अगर लगातार आप मिट्टी का स्प्रे अपने धान पे करते हैं और लगातार आपने केवल मिट्टी के स्प्रे से ही अपनी फसल को पाला, तो जिन लोगों की आई साइट वीक है उनकी आंखें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी, रचौंदे तक ठीक हुए इससे। ये मैं कोई हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ, इसके ऊपर पद्मश्री अवार्ड 2004 में मिल चुका है। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि रेड्डी साहब हैदराबाद के, जिन्होंने इसका आविष्कार किया था, वो एक सिंपल किसान थे, उन्होंने इसका आविष्कार करा मिट्टी के स्प्रे का, लेकिन इसको भारत में फैलाया नहीं गया बहुत ज्यादा, क्योंकि इसमें फायदा नहीं है मेरा कुछ। अभी तक जितनी चीजें बताई, कहीं कोई प्रोडक्ट है इनमें, केवल आप लोगों की जागरूकता के लिए है। हम अगर आज नहीं जागे तो फिर दोबारा से गुलाम होंगे, और पेट हमेशा गुलाम बनाता है। अगर पेट मजबूत है तो आदमी गुलामी नहीं करेगा कभी किसी की, भरे हुए पेट वाला आदमी। और हमारी स्थिति दिन पे दिन डाउन होते जा रही है। दूसरा, अब बात आती है कि साहब बीमारियों को कैसे कंट्रोल करेंगे। साहब ये तो चलो ठीक है, आपने बता दिया, ऐसे गोबरी खाद में मिलाकर डाल दो, ये कर लो, वो कर लो। बीमारियों को हम कैसे कंट्रोल करेंगे? तो बीमारियों के लिए मैं आपको एक एक चीज़ पूरी खुलकर बताने वाला हूँ आज, कि अपनी ज़मीनों को हम अब सुधारें कैसे। भोजन तो दे दिया, थोड़ी दवाई भी चाहिए, क्योंकि ज़मीनें पूरी ख़राब हुई पड़ी हैं। दवाई कहीं नहीं लानी, 1 रुपये में 1 एकड़ का खर्च है। मैं आपको इस वाले सेगमेंट में बताने वाला हूँ।